हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन और सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस देखने होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, दिस इज योर रेडियस वेक्टर। ठीक है, और इस रेडियस वेक्टर को, ये रेडियस वेक्टर है, ये अगर पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल सर्कुलर, जो सर्किल बना हुआ है वहाँ पर है, ये इनिशियल पोजीशन है, और फिर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का रेडियस वेक्टर यानी कि उस पार्टिकल से सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन, तो ये जो मेरी लाइन मूव कर रही है, दिस लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग से जहाँ वो फाइनली पहुँचा वहाँ तक में कितना एंगल स्वीप किया, ठीक है, दैट एंगल। तो ये हमारा देखो डेल्टा थीटा मैंने लिखा है एंगल, तो ये एंगल की बात हो रही है। अच्छा, ये हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट को हमने लीनियर मोशन में किया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल पोजीशन। कौन सी वाली? एंगुलर पोजीशन। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन यानी कि ये जो हमारी रेडियस है उसका एंगल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, दिस इज यूजुअली एक्स एक्सिस हमारी रेफरेंस लाइन होती है, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, तो वहां से θ2 इज योर फाइनल पोजीशन। कौन से वाले? एंगुलर पोजीशन। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, θ2 माइनस θ1। ठीक, तो ये हमारा डेल्टा थीटा क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। θ2 θ1 कौन है? फाइनल एंगुलर पोजीशन एंड इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इससे हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर किसी को क्यूरोसिटी हो तो इस पर विकिपीडिया पे जाना और वहाँ पे देखना कि क्यों नहीं है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, बट अभी हमारे सिलेबस में ये डिस्कशन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम आर्क एंड रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं। जो लोगों ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर याद होगा कि हमने ये फॉर्मूला लिखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल। ठीक, बायोलॉजी स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, उनको ये कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम है, याद कर लो इसको। आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल, ये होता है कहीं सर्किल पर जो हम एंगल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने आर्क ले लिया सर्किल पर और ये हमारा एंगल हो गया। अच्छा, अब ये बट एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें इस जो ये डेफिनेशन है एंगल की, इस डेफिनेशन से जो यूनिट मिलती है दैट इज इन रेडियन, इट इज़ नॉट इन डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं पहली बार देख रहे हैं उनको मैं इन कन्वर्जन बता देता हूँ। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा? 360, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि पाई रेडियन 180 होता है तो तुम कन्वर्जन कर सकते हो, पाई बाई 2 90 हो गया, पाई बाई 360 हो गया। ठीक है, 45 बोलो क्या होगा? 90 डिग्री अगर पाई बाई 2 है तो 45 डिग्री क्या होगा? 90 का हाफ 45, तो पाई बाई 2 का हाफ कर दोगे, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेडियन एंड डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। सी दिस सी सिंबल इज फॉर रेडियन, ये 0 लिखते हैं ना ऊपर डिग्री के लिए, वैसे ही सी रेडियन के लिए लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक सब समझ में आया? अच्छा, अब ये बताओ, इसका यूनिट हमने देख लिया, रेडियन होता है या डिग्री होता है। तो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम यूनिटलेस नहीं है ये, लेकिन डायमेंशन क्या होगी इसकी? देखो जरा, डेल्टा एस आर्क मीटर में होगा या लेंथ की डायमेंशन होगी, और रेडियस का भी लेंथ डायमेंशन होता है, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। तो दिस इज द क्वांटिटी विच इज डायमेंशन लेस बट नॉट यूनिटलेस। ठीक, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डेफिनेशन देखो, वेलोसिटी तुम्हें याद है? वेलोसिटी हमने कैसे पढ़ा था? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी में देखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब हम रेट की बात करते हैं तो क्या करना होता है? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। किसमें? जिसका रेट देख रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट देखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल है आर रेडियस के सर्किल पर वो मूव कर रहा है, ठीक है, आर रेडियस के सर्किल में उसका ये जो एंगल अगर देखें 1 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा?
2 पाई एंगल चलेगा। अभी बात हुई थी कि ये 360 डिग्रीज 2 पाई रेडियन 2 पाई चला। और वन सर्कुलर मोशन में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? इन वन रिवॉल्यूशन टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कैपिटल टी टाइम पीरियड। ठीक, अगर मैं इस ओमेगा को इस फॉर्मूले में से देखूं कि 2 पाई एंगल चलने में जो टाइम होता है वो है टाइम पीरियड। यहाँ 2 पाई लिख दिया, यहाँ टाइम पीरियड लिख दिया, तो एक फॉर्मूला बनता है ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा, ठीक है ना, इसको डब्ल्यू मत बोलना, ये सिंबल एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा यूज होता है। ठीक, तो ये तो हो गई डेफिनेशन, ये हुआ डिराइव्ड फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा दोनों में डिफरेंस देखना, डेफिनेशन कभी डिराइव नहीं होती है, डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं। पहली बार ये टर्म डिफाइन हुआ है अभी, ठीक है, और ये हमने उससे डिराइव किया है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या थी? एवरेज थी। एवरेज तुम्हें ध्यान है ना, एवरेज वेलोसिटी में हम क्या कहते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एवरेज, ठीक है, एवरेज में टोटल अपॉन टोटल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में क्या करोगे? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन से करना पड़ता है इंस्टेंटेनियस में, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम का रेसिप्रोकल होती है, 1 अपॉन टाइम होती है। तो ये हमने टाइम, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम जरा टाइम पीरियड का एक और निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू फॉर वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई आर। ठीक है, अब 7th क्लास का फॉर्मूला याद करो, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन, अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना चला वन रिवॉल्यूशन में? 2 पाई आर। ठीक है, टाइम कौन से जो वन रिवॉल्यूशन में चला? दैट इज टाइम पीरियड। स्पीड है v, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस जो कवर हुआ अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन v हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो तो t को इधर ले जाओ, ओमेगा को नीचे ले जाओ, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये एक रिलेशन ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से तुम कंपेयर करो ओमेगा और ये r अपॉन वी, 2 पाई दोनों में कॉमन है, r अपॉन वी इज 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ये हम अभी आगे जाके प्रूव भी करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर आगे जाके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये पेज कवर हुआ हमारा। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी के बाद रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, जो हमने अभी भी बात करी थी। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में अब डिराइव करते हैं। देखो ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ये हमने क्या किया है? डेल्टा एस क्या है? ये डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है? डेल्टा थीटा डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक, अब ये बताओ ये v क्या है? v जरा ध्यान से सोच के बताओ। v वेलोसिटी है, v स्पीड है, v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, v एवरेज वेलोसिटी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये सारे कन्फ्यूजन अभी दूर कर लेना है। यहाँ पे जो v है, ये v है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर मैं कहूँ कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो तुम्हें कोई आश्चर्य तो नहीं होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सर ने सेम बोल दिया, जबकि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम नहीं होती है। तो देखो इसके लिए हम एक क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये है इंस्टेंटेनियस, यानी यहाँ पर अच्छा याद करो जरा, हमारे लीनियर मोशन में कब वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट आते थे? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड याद है, कई बार डिफरेंट हो जाते थे, तो और कब सेम होते थे? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता था विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, तब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होते थे, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाते थे। लेकिन अगर वो रिवर्स हो गया स्ट्रेट लाइन में, तो फिर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम नहीं होते थे। अगर 2D मोशन है जिसमें कि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा, कहीं बीच में टर्न हो गया, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस डिफरेंट हो जाते थे। सिमिलरली 3D मोशन में डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो एवरेज में तो प्रॉब्लम यह है कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल इस डिस्टेंस देखना है, इस वजह से वहाँ पर इक्वलिटी हमेशा मेंटेन नहीं रहती है। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि हमने बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए देखा है। ठीक है, जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो किसको देखा? छोटा सा डिस्टेंस। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या देखा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर बहुत छोटा सा है, सपोज हम यहाँ से चले, ये देखो पॉइंट दिख रहा है,
ये पॉइंट यहाँ से चल के बस थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अब वो तुम किसी कर्व पे चले कि स्ट्रेट लाइन पे चले, उनमें कोई डिफरेंस होगा क्या? जितना हम छोटे टाइम इंटरवल की बात करेंगे उतना उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम होता जाएगा। फॉर डेल्टा टी टेंस टू जीरो अगर हम बात करें लिमिट की, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाएगा। लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट में गलती है, मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, इसमें गलती है। क्या गलती है जरा सोचो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इनको मैं कह दे रहा हूँ इक्वल, ऐसा कैसे हो सकता है? वेक्टर क्वांटिटी स्केलर के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर मैंने मॉड लगाया हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, जब मॉड लगा दिया तो ये क्या बन गया? स्केलर बन गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होते हैं, ठीक है। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, या कोई भी आर्बिट्री कर्व पर पाथ हो, जो मैंने यहाँ पर बोला इंस्टेंटेनियस के लिए, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये बात कहीं पे तुम नोट करके रख लो। आगे चल करके जब तुम जेई के क्वेश्चंस करोगे, एच.सी. वर्मा सर के बुक के क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन डिजाइन होंगे, और तुमको ये चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी, उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? बोलो। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम में छोटा सा एरो बनाया है। ये एरो क्या बता रहा है? ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। इस एरो के टेल से एरो के हेड तक हमने डिस्प्लेसमेंट रखा है, ठीक। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा कॉर्ड है या टेंजेंट है? अगर ये फाइनाइट दो पॉइंट हैं जो कि एक दूसरे से, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है, एक डिस्टेंस पर है, तो ये कॉर्ड है, तब ये टेंजेंट नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि इस एरो की लेंथ को मैं छोटा करता जा रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो रखना है। छोटे से टाइम में जब डेल्टा टी बहुत ही छोटा सा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो तो डेल्टा आर के पैरेलल होता है। तो जब डेल्टा आर ही टेंजेंशियल हो गया तो वेलोसिटी भी टेंजेंशियल हो गई। तो एक बात और तुम्हें याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर द सर्कुलर मोशन बट ऑल्सो फॉर एनी काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म आर्बिट्री मोशन ऑन एन आर्बिट्री कर्व, ठीक है। बिल्कुल जनरल मोशन में तुम्हें पूछा जाए कि बताओ इस किसी पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या करोगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टेंजेंट बना दिया, ठीक। तो कोई भी आर्बिट्री कर्व है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो जाए, वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, ठीक है। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछा जाए, सपोज मैं एक टाइम ले लेता हूँ, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर मेरी वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है? इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हें डेल्टा एस मिल गया, ठीक है। डेल्टा एस कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो जो वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो किधर होगा? वो भी इसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आया? तो डेल्टा वी जो होगी तुम्हारी, सॉरी डेल्टा नहीं, वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसे आती है? वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करके जो हमारा ये कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड के अलॉन्ग आ जाएगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द कॉर्ड। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन की हम बात करें तो मैं अभी तुम्हें इतना बताऊंगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल हो सकती है, रेडियल हो सकती है, उन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी कि एक्सेलरेशन टाइम टू टाइम, केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैं कोई भी इस तरह का जनरल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हटा दें यहाँ से। अच्छा, तो फिर से जरा हम कहाँ से अपना रास्ता भटक गए थे? यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे v क्या चीज़ है। तो v हो गया आइदर स्पीड बोल सकते हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक।
इनमें रिलेशन जब हम लिख रहे हैं तो देखो वेलोसिटी तुम कैसे डिफाइन करते हो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से। जब तुम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर दोगे तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डेल्टा आर जो हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा आर्क लेंथ अपॉन डेल्टा टी। एंड इन केस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो आर्क लेंथ होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी कॉर्ड के इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो कॉर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट और आर्क हो गया डिस्टेंस। तो अगर मैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख रहा हूं तो मेरा जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों चीज सेम होगी। ठीक, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा एस हमारा आर्क लेंथ कैसे लिखोगे थीटा के टर्म्स में, तो मैं डेल्टा एस को लिख सकता हूं आर रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बताओ याद है, अभी ऊपर लिखा हुआ है देखो, मैं यहाँ पे आर को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इधर डेल्टा थीटा में। ठीक है, आर को मैं ऊपर ले गया। ठीक, अच्छा, तो अब ये आर को तुम ऊपर ले गए तो डेल्टा एस हमने लिख दिया आर डेल्टा थीटा। ठीक है, अब देखो जरा कि ये हमारी ये है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर। ठीक है, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड पे देखो तो आर तो हमारा रेडियस है, रेडियस को हम ले सकते हैं अलग से, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी अभी हमने क्या देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा था। लेफ्ट साइड में क्या है, वी है, तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा डिराइव हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है ये चीज़, इसको तुम लोग ये डेरिवेशन ये 1 मार्कर में एग्जाम में आ सकता है, स्कूल एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि अभी हमारा आज का लेक्चर जो है सीबीएसई लेवल का और एनसीईआरटी में जो सिलेबस है वो केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, बट जेई के लिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी नाउ ऑनवर्ड आज के लेक्चर में हम जो भी बात करेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। अब नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म में क्या चीज़ यूनिफॉर्म है, तो इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो ये सर्कुलर हो गया, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म हो गया, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, स्पीड यूनिफॉर्म है। अच्छा, स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो गई तो ये v यूनिफॉर्म हो गया, सर्कुलर है तो r कांस्टेंट हो गया। जब v और r दोनों कांस्टेंट हो गए तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। ठीक है, अच्छा ये जरा रिलेशन तुम लोग कई बार लिख लो, v इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको तुम्हें वैसे तो तुम जब क्वेश्चन करोगे तो ये मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया समझ में, तो हम आते हैं नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है, डेल्टा थीटा, फिर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, उसका सिंबल क्या था, उसका था ओमेगा, और ये क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है अल्फा। ठीक, डेफिनेशन देखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन 9th क्लास वाला याद करो, वहां क्या होता था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कैसे लिखोगे, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा। अच्छा, ये कौन सा वाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन हुआ, ये हुआ एवरेज, क्यों, क्योंकि मैंने टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम लिखा है, तो ये क्या हुआ, दिस इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, तो डी ओमेगा बाई डी टी कर दिया, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। अब देखो मैंने ओमेगा को क्या किया, अभी लास्ट पेज पे हम लोगों ने वी इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा था, और ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर लिख सकते हो, तो यही काम कर देते हैं यहाँ पे, ओमेगा को हमने वी बाई आर लिख दिया। ठीक है, तो डी बाई डी टी वी बाई आर। सर्कुलर मोशन में आर कांस्टेंट, फॉर सर्कुलर मोशन आर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन के, और अंदर क्या रह गया, डीवी बाई डी टी हो गया। और डीवी बाई डी टी क्या है, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन है। डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन है। सोचो जरा एक बार, इस चीज को कहने से पहले एक बार सोचो कि वी क्या है। एक्सेलरेशन, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन लिखना होता है तो तुम डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज किसका लेते हो, वेलोसिटी का लेते हो। ठीक है, ना कि स्पीड का। ये वी कौन है, ये वी है स्पीड, ये है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, नॉट द होल वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन में ध्यान रखना इस बात को
कि ये हमारा डी बाई डी टी वेलोसिटी वेक्टर करते हैं, तब हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिलता है, यहाँ वेक्टर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डी वी बाई डी टी आएगा, इसको तुम एक्सेलरेशन मत बोलो, ठीक है, ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, ठीक। ये बात समझ में आई। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, एस एल अरोड़ा बुक में या प्रदीप में, इन बुक्स में भी ये चीज़ में बहुत क्लैरिटी नहीं है, वहाँ उन्होंने इस ए को लीनियर एक्सेलरेशन बोल दिया है, ठीक है। लेकिन तुम जब एच सी वर्मा बुक पढ़ोगे तो एच सी वर्मा में ये चीज़ क्लियरली लिखी है वहाँ पर कि दिस डी वी बाई डी टी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज़ नॉट द नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से डिराइव करेंगे तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा नेट एक्सेलरेशन के लिए, ये होगा, ठीक है, जिसमें कि हम वेलोसिटी वेक्टर लेके करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/r dv बाई डी टी हो गया। इसको तुम चाहो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिख सकते हो, विच इज़ नॉट द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। अच्छा, कहीं पे अगर तुम्हें सिंबल इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए ए लिखा हो तो तुम समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ए हमारा नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अगर तुम लोग मेरा आगे का लेक्चर जो मेरा जे लेवल का लेक्चर होगा जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो वहां पर हम इस ए को एक फिजिकल मीनिंग असाइन करेंगे, ठीक है। तब हम ये कहेंगे कि ये जो ए है जिसको मैंने अभी कहा कि तुम इसको नेट एक्सेलरेशन नहीं बोलोगे, लेकिन तब हम देखेंगे कि नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, और ये जो कंपोनेंट होगा डीवी बाई डी टी, दिस विल बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका फिजिकल मीनिंग आएगा। अभी तो मैंने बस ये कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, बट ये एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, टेंजेंशियल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर, यहाँ से ये आर नीचे से इधर लेफ्ट साइड में ले जाओ अल्फा के साथ, तो ए टेंजेंशियल इज अल्फा आर। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हमें इसकी बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में डी वी बाई डी टी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में dv बाई डी टी क्या होगा, ये dv बाई डी टी स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है ना, तो स्पीड कांस्टेंट में dv बाई डी टी जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो तब होता है ना जब स्पीड वेरिएबल होती, बट जब चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो फिर तो ये जीरो है, ये जीरो है तो अल्फा जीरो है, ठीक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा एंड दिस अल्फा एंड ए या dv बाई डी टी, ठीक है, दिस dv बाई डी टी, और इसको मैंने क्या बोला है, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज जीरो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सब बहुत माइनर से पॉइंट्स हैं जो कि तुमको जेई के क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। एंड अल्फा विच इज ए टेंजेंशियल अपॉन आर, बिकॉज ए टेंजेंशियल जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। ये हमने किसके लिए बात कर ली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पेशल केस ले लिया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हमने बात करी थी ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डीवी बाई डी टी हमने जो निकाला वो दैट इज नॉट द एक्सेलरेशन, इनफैक्ट वो जीरो था, ठीक। तो फिर अगर वो वाला एक्सेलरेशन जीरो था, हालांकि वो नेट एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो याद करो, एक्सेलरेशन तो तब होता है ना जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, और वेलोसिटी में क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होगी, यस। अगर मैं P पॉइंट पे देखूँ तो टेंजेंट ऐसा है, ये वेलोसिटी है, Q पॉइंट पे देखूँ तो ऐसा हो गया टेंजेंट, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, यानी कि जो स्पीड है वो सेम है। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम लेंथ के वेक्टर हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। साथ में सर्कुलर है, तो ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है ये भी मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर तो दोनों अलग अलग हैं, डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। चलो, इतना बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करते हैं। सपोज दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। क्या है डेल्टा थीटा? डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या केस ले रहे हैं? केस है कि हमारा पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पर पहुंच गया है ऑन द सर्कुलर पाथ,
ठीक है, हमें क्या डिराइव करना है, जरा बैक ट्रैक करो, हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो मुझे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डालना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक, बात समझ में आई? अब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 में जो हमारा डेल्टा थीटा होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा? बहुत स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो बड़ा सा एंगल दिखा दिया है, हम लोग बाद में जाकर के इस डेल्टा थीटा को एज्यूम करेंगे कि ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल बहुत छोटा सा मूव किया यहाँ पर। ठीक, अभी क्योंकि हमें डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है, चीज़ों को क्लियरली दिखाना है, छोटा सा दिखाएंगे तो उसमें क्लियर नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा दिखाया है। ठीक, अच्छा, अब ये देखो r1 वेक्टर और v1 वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? अभी भी बात हुई थी कि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ पर रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक, अगर मेरे दो r1 और r2 वेक्टर के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, तो बताओ कि वेलोसिटी वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू r1 एंड r2, उनके बीच का एंगल क्या होगा? ये v1 है और ये v2 है, इनके बीच का एंगल क्या बनेगा? बोलो, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होता है। ठीक है, बहुत इजीली इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से एक ये स्ट्रेट लाइन मैंने v2 को एक्सटेंड किया, v1 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा बन रहा है एक क्या बन रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल में यहाँ एंगल कैसा है? 90 डिग्री। यहाँ एंगल कैसा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल, तो अगर ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री हो गए, ये और इसका अपोजिट, तो फिर डेल्टा थीटा और उसके सामने ये एंगल क्या हो जाएगा? इनका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 180 माइनस डेल्टा थीटा हो गया। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ ये v1 और v2 के बीच का ये एंगल कितना होगा? तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला एंगल 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। तो ये v1 और v2 के बीच का एंगल, यहाँ पे देखो मैंने ये क्या किया है, मैंने ये जो वेक्टर बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है v1 को। ठीक है, ये वेक्टर जो है v2 को। ठीक, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया? सेम डेल्टा थीटा हो गया, जो एंगल हमारा r1 और r2 के बीच का था। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने जब वेक्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा था। वहाँ पे हमने बात करी थी कि उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करता है a प्लस बी, और दूसरा जो डायगोनल होता है वो डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला डायगोनल डिफरेंस या a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता था? वो वाला डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के हेड्स को ज्वाइन करता है। ठीक, अब यहाँ सोचो, तुम्हें ये v1 से v2 तक तुम बना रहे हो, ये v1 है और ये v2 वेक्टर है। ठीक है, और दोनों के तुमने कॉमन टेल यहाँ रखे हुए हैं, यानी कि तुमने जो पैरेललोग्राम में तुम्हें जिस तरह से वेक्टर्स रखने होते हैं वैसे पोजीशन कर रखा है। अब दोनों के हेड्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंस ऑफ v1 एंड v2 मिलेगा। अब डिफरेंस, ये जो वेक्टर है ये v2 माइनस v1 होगा कि v1 बाई माइनस v2 होगा? पहले v1 माइनस v1 लिखना है कि पहले v2 लिखना है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ पर एरो किधर लगा रहा हूँ। मैंने अभी एरो नहीं बनाया है, तो मैं चाहता हूँ, देखो एक्सेलरेशन के लिए मुझे डेल्टा वी चाहिए, और डेल्टा वी कौन सा होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, ये बात तो पता है ना, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल v2 माइनस v1 के लिए मैं यहाँ पर एरो किधर बनाऊं? तो तुम्हें याद होगा फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने ये इसी चीज़ से याद कराया है कि मेरा फाइनल क्या रखना है? v2 रखना है फाइनल। तो फाइनल की तरफ उसका हेड जाएगा। वेक्टर किधर से किधर जाएगा? वेक्टर हमारा इनिशियल यानी v1 वेक्टर इनिशियल है, वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल की तरफ इस तरह से वेक्टर होगा। तो दिस विल बिकम द डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, यानी कि यही चीज मेरी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी दे रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ज़रा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, और मुझे डेल्टा, ये जो एक्सेलरेशन था उसके लिए क्या करना है? एक्सेलरेशन के लिए v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी की बात करनी है विद लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जिसको हम बाद में रखेंगे। ठीक है, तो v2 माइनस v1 का हमने डायगोनल ये ट्रायंगल बना लिया है। अब यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारे बने हुए हैं उनमें एक रिलेशन देखना है। कौन सा ट्रायंगल? OPQ एंड ABC। तुम्हें याद है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया? अगर मेरा एक एंगल ये इसके इक्वल है
ठीक। अच्छा, ये कैसा ट्राइंगल है? ये हमारा ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल है। यहाँ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, बिकॉज आइसोसेलेस हैं। ठीक, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो डेल्टा थीटा प्लस, मान लो ये एंगल है हमारे अल्फा अल्फा, तो डेल्टा थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ मान लो कि ये बीटा बीटा है, तो डेल्टा थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो मैंने अभी क्या लिखा? डेल्टा थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, डेल्टा थीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या तुमको दिख रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा? यहाँ पे मैंने इसको बीटा बोला, इसको अल्फा बोला, इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला। ठीक है, क्या ये अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे? यस, हो जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? ऑल द एंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अल्फा 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 बीटा के इक्वल। ठीक, तो सारे यहाँ इस बीटा को अल्फा लिख दो, इस बीटा को अल्फा लिख दो, यहाँ ये अल्फा अल्फा हो गया। ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बिकम इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ठीक, तो एज ट्राइंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा कि तुम ये लिख सकते हो पी क्यू अपॉन ओ पी। कहाँ पे? दिस पी क्यू ओ पी इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखोगे? देखो ये डेल्टा थीटा के सामने वाला हमने पी क्यू यहाँ लिखा है, डेल्टा थीटा के सामने वाला पी क्यू यहाँ ऊपर लिखा था। ठीक है, तो डेल्टा थीटा के सामने डेल्टा भी यहाँ पे क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे, इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन, दूसरी साइड क्या है जो ओपी के करस्पॉन्डिंग होगी? वो होगी अच्छा, अभी मैं जरा इनके टर्म्स में लिखता हूँ जो साइड लेंथ है, तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इनको जरा डाल दो सिंबल्स में। तो पी क्यू कौन है? पी क्यू इज डेल्टा एस। ठीक है, ओपी क्या है? ओपी है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। बीसी क्या है? बीसी है चेंज इन वेलोसिटी। ए बी क्या है? ए बी है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो V1 और V2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो V1 एंड V2 वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है उनको हम V एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने V डाल दिया। ठीक है, सिमिलरिटी का यहाँ पे यूज हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं ले रहा हूँ लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s बाई r। ठीक है, अच्छा, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, r को मैंने बाहर ले लिया। ठीक, इसको ज़रा लिख लेते हैं सही से। हम क्या स्टेप कर रहे हैं? पहले हमने क्या किया? डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या लिखा जाएगा? डेल्टा एस 1/r अलग लिख लो बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी 1/v अलग लिख लो बाय डेल्टा टी। ठीक, नाउ क्या स्टेप लेना है? टेक लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड लोगे तो क्या हो जाएगा? 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/v लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब जरा सोचो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एक सेकेंड यहाँ पर हमारा, हाँ, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिया। जब ये डेल्टा एस जो है हमारा छोटा सा हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या डिस्टेंस, छोटे से में तो सब कुछ सेम है। ठीक, तो इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी v अपॉन r। ठीक, बिकॉज दिस ब्रैकेट इज स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा, ये ब्रैकेट क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिया तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन, और ये 1/v यहाँ पर हो गया। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v²/r आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला समझ में आया? अब इसमें हम अगर v इज इक्वल्स टू ओमेगा r पुट कर दें, लास्ट हमने जो डिराइव किया था v और ओमेगा में रिलेशन, तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू ओमेगा r पुट करो तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर का जो स्क्वायर पार्ट है नीचे वाले r से कैंसिल होकर के ओमेगा स्क्वायर r बना देगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये एक्सेलरेशन क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है।
एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि कैसे डिराइव हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 बस की पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होता है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना होता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v2 माइनस v1 होता है, ठीक। तो मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक, मैंने P से Q की तरफ उसको लेके गया सर्कुलर पाथ पे, तो वेलोसिटीज़ मैंने प्लॉट करी, रेडियस जो पोजीशन वेक्टर है वो प्लॉट करे, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने वेलोसिटीज़ को उठा करके एक ट्रायंगल बना दिया जिससे कि मैं डेल्टा वी को शो कर पाऊँ, ठीक है। और ये ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया इस ट्रायंगल के सिमिलर होने से क्या हो गया, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये R2 लो या R1 लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो इस रेशियो से हमारा मेन काम हो गया। अब इसके आगे तो सब बहुत इजी है, क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। अगर मोटा मोटा देखो कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। बस यहाँ पे राइट साइड में तुम्हारा एक्सेलरेशन अपॉन वी आ गया और लेफ्ट साइड में वेलोसिटी अपॉन आर आ गया। यही तो है, यहाँ पे जो भी है वो बस ऐसे ही तुम्हारा फॉर्मेलिटी की बातें हैं, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए होती हैं। अगर तुम्हें सपोज ये फॉर्मूला डिराइव भी करना हो v²/r और तुम्हें जस्ट रफ में डिराइव करना हो और उसको तुम्हें फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि ये लिखते ही अगले स्टेप में तुम रफ में ये देख सकते हो कि ये रिलेशन हो गया, यहाँ से v² इक्वल टू a इज इक्वल टू v²/r हो गया, ठीक है। और v की वैल्यू ओमेगा डाल दिया तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो कौन से 2 स्टेप, पहली चीज ये सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाली चीज याद रखनी है कि हम सिमिलर ट्रायंगल लेकर के ये रिलेशन लिख रहे हैं, उसके आगे टाइम से डिवाइड कर दिया, लिमिट ले लिया, वो सब तो बहुत फॉर्मल चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, फोर्स हम तो लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी और सर्कुलर कर रही है तो उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। जब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। तो अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, हमेशा सेंटर की तरफ है। जब वो जहां पर भी है वहां से सेंटर की तरफ है, ठीक है। जहां पर भी है वहां से सेंटर की तरफ, और ये डायरेक्शन क्या है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, रेडियस के अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन, ठीक। इस चीज को प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात याद रखना, हम जो प्रूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो है इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ये जो ट्रायंगल था हमारा वेलोसिटी वाला, इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में अगर तुम देखो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा है, ठीक है, या प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक। यहाँ से ज़रा पता करो, अगर मैं अल्फा इक्वल टू लिखूँ तो 180 माइनस डेल्टा थीटा और अपॉन 2 हो जाएगा। तो अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा कि ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। अब हमने इसमें लिया था लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। जैसे टाइम बहुत छोटा होगा इसका मतलब है कि उसमें डेल्टा थीटा भी छोटा हो जाएगा, ठीक। जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 हो गया, डेल्टा थीटा टेंस टू 0 हो गया, इसका मतलब कि लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 जब लगाओगे 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 पर, विच इज योर अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा को 0 पुट कर दो तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट में क्या चीज़ है, दिस इज योर अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया विद इन दिस अप्रोक्सीमेशन। तो इफ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में अल्फा एंगल 90 डिग्री आया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में। तो अल्फा आया 90 डिग्री। अल्फा कौन है, अल्फा यहाँ पर ये है वेलोसिटी वेक्टर, एंड डेल्टा वी कौन है, चेंज इन वेलोसिटी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वही होता है डायरेक्शन जो चेंज इन वेलोसिटी का होता है। तो एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया।
ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ, जरा इधर वाले डायग्राम में आ जाओ कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस ये वेलोसिटी तो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल का परपेंडिकुलर कौन हो गया, रेडियस हो गया, यानी एक्सेलरेशन किधर हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर हो गया। और क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है इसलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जिसको हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक, कैसे प्रूव किया, हमने ये एंगल्स का सम 180 लिखा और वहाँ से ये प्रूव कर दिया कि अगर डेल्टा थीटा, देखो इसी ट्रायंगल को देख लो, ये फॉर्मेलिटी छोड़ो, डेल्टा थीटा को अगर हम जीरो कर दें, ठीक है, इसको रिड्यूस करते जाओ तो ये एंगल, दोनों एंगल 90-90 को अप्रोच करेंगे कि नहीं, क्योंकि एंगल सम तो 180 रखना है। अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये दोनों 90-90 को करेंगे, जिससे कि सम 180 हो जाए। ठीक, और ये हमारे आइसोसेलेस तो है ही, क्योंकि वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये लेंथ और ये लेंथ पहले से इक्वल है, इसीलिए हमने ये एंगल इक्वल रखे थे। ठीक, तो ये तो तुम्हें यहाँ पे सामने दिख ही रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हेंस एक्सेलरेशन इज नॉर्मल टू द टेंजेंट, एंड नॉर्मल टू टेंजेंट मीन्स रेडियस। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक्सेलरेशन डिराइव हो गया, और आज हमें जितना भी थ्योरी करनी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो फिनिश हो गया है।